नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस बात का डर था प्रधानमंत्री मोदी को, वही बात अब बिहार में होते हुए दिख रही। पहली बार 11 बरस में पहली बार एनडीए में खुलेआम बगावत है, और वो भी चुनाव के बीचों बीच। सीटों को लेकर कई सहयोगी दल हैं एनडीए के, जिनके बीच में तलवारें खींची हुई हैं। और जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आलम यह है कि दो खेमों में बंटते हुए दिख रही है। आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी के हाथ से मामला निकलता हुआ दिख रहा है। अब अगर नीतीश की ही बात कर लें, जेडीयू की ही बात कर लें, उनकी पार्टी की, तो दो कैंप साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के वफादार हैं, जो विरोध में, अमित शाह के विरोध में या तो धरने पर बैठे हैं या एमपी सांसद इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री लल्लन सिंह अमित शाह की गोद में बैठे। तो एक तरफ नीतीश कुमार के वफादार हैं और दूसरी तरफ अमित शाह की गोद में बैठे समाजवादी नेता, जेडीयू के नेता हैं। उधर नीतीश कुमार के करीबी जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और एनडीए के सीनियर लीडर भी हैं, अपनी उनकी पार्टी है, हम कम सीटें उनको मिली हैं, और उनकी नाराजगी का आलम यह है कि खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया। अमित शाह की लिस्ट को एक तरह से अस्वीकार कर दिया और सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं कि जो सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, मतलब जो सीटें अमित शाह ने चिराग पासवान को दी हैं, वहां पर जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी एकदम खुलकर बगावत का बिगुल फूंक दिया। सुनिए उनको, जीतन राम मांझी को कैमरे पे सुनिए। जब डिसीजन हो गया है, तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी विदेश से आए मेहमानों की आवभगत में जुटे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में बिहार कौंध रहा था, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक आपात बैठक बुलाई। और ऐसा कहा जा रहा है उनकी चिंता एनडीए में जो दरारें गहरी पड़ रही उसको लेकर। फैसला ये हुआ है कि मोदी ने अमित शाह से कहा है कि वो तुरंत पटना पहुंचे, पटना रवाना हो, और ये जो आग लगी है घर में, इसको जाकर बुझाएं, एनडीए की आग को बुझाएं। और आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह जो बिहार जीतने का प्लान फाइनल कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, इस वक्त हालात ये हैं कि पहले घर की आग बुझानी पड़ रही है। प्लान तो बाद में देखेंगे। अब दोस्तों, जिस तरह एनडीए में हालात बेकाबू हुए, अगर आप गलती देखें तो मोदी से कहीं ज़्यादा गलती अमित शाह की लगती है। अमित शाह की इसलिए लगती है क्योंकि एनडीए के जितने पार्टनर्स हैं, ज़्यादातर अमित शाह ही उनसे डील करते हैं। और इस बार खासकर बिहार को लेकर या नीतीश कुमार की नासाज तबीयत को लेकर बिहार अफेयर्स में अमित शाह थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखे, और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किया, हल्के में लिया नीतीश कुमार को, और गलती पर गलती करते चले गए मोदी जी के चाणक्य। मिसाल के तौर पर जैसे नीतीश कुमार को ही देखिए, नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नहीं बनती, ये जग जाहिर है, पटना में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान को कम सीटों में समेट दिया जाए, लेकिन अमित शाह ने क्या, उल्टा करा। अमित शाह ने बजाय 10-15 सीटों पर समेटने के, या 15 सीट जो नीतीश कुमार चाह रहे थे, 15 की जगह ऑलमोस्ट डबल सीटें, 29 सीटें चिराग पासवान को दे दी। और सबसे बड़ी गलती ये कर गए कि जो सीटें दी चिराग पासवान को, अपने चिराग को, वो सीटें नीतीश कुमार की जो परंपरागत सीटें थी, उनका जो खास इलाका था, गढ़ था, जहां उनके सिटिंग एमएलएज थे, वो सीटें काट कर नीतीश की चिराग पासवान को दे दी। सोचिए, आखिर नीतीश बर्दाश्त करते तो कैसे करते। और अगर तबीयत नासाज हो और आदमी का मिजाज बिगड़ जाए तो दोस्तों वाकई संभालना उसे मुश्किल होता है, और नीतीश ने कुछ ऐसा ही किया। अब जिस तरह से नीतीश कुमार के जो वफादार हैं, लॉयलिस्ट हैं, पुराने साथी हैं, उनकी सीटें काटी गई। टीम अमित शाह ने, जिसमें शाह साहब हैं और संजय झा हैं, जेडीयू के नेता लल्लन सिंह हैं, जेडीयू के नेता जो अमित शाह की दिल्ली में गोद में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से वफादारों की सीटें काटी, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की, और बहुत सी सीटें चिराग पासवान को दे दी, इससे
एक तरह का रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि कई ऐसे नेता, कई ऐसे विधायक, पूर्व विधायक, बड़े नेता वो धरने पर बैठ गए नीतीश कुमार के घर के सामने, और कुछ ऐसे सांसद, सिटिंग एमपीज, जिन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, बाकायदा चिट्ठी लिख दी, वायरल कर दिया कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि अमित शाह और संजय झा पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, वफादारों को हाशिए पर धकेल रहे हैं। देखिए चिट्ठी, देखिए जेडीयू के सांसद मंडल साहब की, जहां उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि सारा खेल संजय झा और अमित शाह ही कर रहे हैं जेडीयू को कमजोर करने में। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की तबीयत भले ही नासाज हो, बिगड़ी हुई हो, लेकिन ये बात सही है कि उनकी राजनीति में कोई असर नहीं आया है, और शायद अमित शाह को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कल रात एक दांव चला, और दांव ये था कि नीतीश कुमार के कुछ लोग जानबूझकर कांग्रेस के संपर्क में आए और उनके दूत तेजस्वी यादव के संपर्क में, आरजेडी के संपर्क में, यानी मैसेज देने की कोशिश की गई गुजरात लॉबी को, खासकर अमित शाह को, कि हमारे विकल्प खुले, हमारे दरवाजे खुले हुए और हम कुछ भी कर सकते हैं 14 नवंबर के बाद। बड़ा मैसेज था नीतीश कुमार का अमित शाह के लिए, और शायद इसीलिए अमित शाह को भी मोदी को भेजना पड़ा पटना कि आग को समय रहते काबू कर लिया जाए। अब दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है, बल्कि मैं कहूँ स्ट्रेट क्वेश्चन है, वो ये है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और इसको काउंटर अमित शाह, मोदी कैसे करेंगे? क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझती तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है, जहां कांटे का मुकाबला दिख रहा है, हो सकता है इसका लाभ तेजस्वी और राहुल गांधी उठा लें, हो सकता है। लेकिन जो सीधा सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ, पटना से जुड़े हुए हैं सरोज सिंह। सरोज सिंह आप कह सकते हैं कि 24/7 मोड में एक तरह की लाइव वायर है, सभी पार्टियों पर नज़र रखते हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा, कई बड़ी खबरें आपको मिलेंगी। हमारे साथ डेटा किंग अभिषेक कुमार होंगे और दिल्ली और पटना पर बराबर नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी होंगे। इनको सुनिए, अंदर का जो खेल है और सामने आएगा। सरोज जी, आज दिन भर आपकी मसरूफियत रही, कभी आप जेडीयू के इस नेता के साथ बैठे, कभी उस नेता के साथ बैठे, कभी नीतीश कुमार कैंप के साथ बैठे, कभी संजय झा के कैंप के साथ बैठे। मैं तो सीधे सीधे एक सवाल कर रहा हूं आपसे दिल्ली से कि क्या नीतीश कुमार की जेडीयू मतदान से पहले, चुनाव से पहले ही 2 खेमों में बंटती जा रही है? इसके 2 फाड़ आपको दिख रहे हैं, 2 गुट दिख रहे हैं, इतनी ज्यादा जुतम पैजार है इस वक्त जेडीयू में? ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि करीब करीब 2 धड़ा एकदम साफ साफ दिख रहा है। मनीष वर्मा का कैंप जो सुपर एक्टिव मोड में नहीं था, वो सुपर एक्टिव मोड में आ गया है। वजह यही है कि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से सीट फॉर्मूला हुआ है, उसमें जो समता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और खासकर वो वोट बैंक जो नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, कुशवाहा का, कुर्मी का, अति पिछड़ा का, वो सब जिसका प्रतिनिधित्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनीष वर्मा कर रहे थे नीतीश के बिहाफ पर, उस कैंप को ऐसा लगा कि उनका तो सब कुछ लूटा जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है, सारे टिकट ही कट रहा है उनके लोगों का, तो फिर बचेगा क्या पार्टी में? तो पार्टी तो बीजेपी की हो जाएगी। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ कल से ही, और आज जो अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की, विजय मंडल ने आके जो है कहा कि भाई पार्टी में एकदम ओपनली कहा उन्होंने कि ललन सिंह और संजय झा का कब्जा हो गया है, इसको हटाया जाए। मीडिया के सामने उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री निवास के आगे। तो ये सब लोग जो अब आगे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनीष वर्मा कैंप के हैं, और ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा डोमिनेशन था पार्टी में उसको हम वापस लाएं। और नीतीश कुमार भी लगता है कि इस मैसेज को अब धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ रहे हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है एनडीए की, टाली जा रही है, अपना अपना नाम लोग घोषित कर रहे हैं। आज भाजपा ने भी 78 उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया, नीतीश कुमार सिंबल दे रहे हैं, आज भी 5-7 लोगों को सिंबल बांट दिया गया जनता दल यूनाइटेड से। तो कोई तालमेल वाली स्थिति नहीं है, और जैसा आप बता रहे हैं कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अमित शाह को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है पटना। 16 तारीख से कोर्ट का शेड्यूल था, लेकिन अब इमरजेंसी मीटिंग के लिए लगता है कि कल उनके प्रोग्राम को रिशेड्यूल किया गया। अमित शाह आ रहे हैं क्योंकि मामला बिगड़ा हुआ है। अभिषेक, क्या ये बात सही है कि
जो मीटिंग ली नीतीश कुमार ने कोर ग्रुप की, उसमें उन्होंने संजय झा और लल्लन सिंह को काफी टाइट किया है, चूड़ी कसी है, बहुत नाराज हैं। और क्या अब नीतीश कुमार को ये लगने लगा है, उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि अमित शाह कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं, नीतीश कुमार के लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं? क्या इस तरह का एहसास नीतीश कुमार को है और उनकी मीटिंग में ये फीलिंग्स रिफ्लेक्ट हुई? दीपक जी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो चल रहा है, उस पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो इसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जो नीतीश कुमार की पुरानी लॉबी थी, उसमें एक मनीष वर्मा आईएएस को आप ऐड कर सकते हैं, जो पुरानी लॉबी के साथ, जो समता पार्टी कहते हैं ना, जेडीयू का पुराना नाम, नीतीश उसके के खास साथ जो लोग लॉबी है, जी खास लोग नीतीश कुमार के, अब वो लॉबी फिर से प्रभावी हो गई है। अब वो जो बाहर से दूसरे दलों से आए हुए लोग थे, मसलन बीजेपी से आए हुए संजय झा, मसलन अशोक चौधरी जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो तो पहले ही किनारे हो चुके हैं। और ये पूरी लॉबी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग भूजा पार्टी कहते हैं, शाम में जो स्नैक्स वगैरह के लिए एक साथ जमा होते थे नीतीश कुमार के आवास पर, उसको बिहार में भूजा कहते हैं। समझ गए, नीतीश कुमार के साथ जो लोग चाय चौपाल करते थे वो लोग। तो वो चाय चौपाल वाली चौकड़ी अब नीतीश कुमार के आसपास से कहीं ना कहीं विदा ले रही है। जैसे 2022 के खेल ने आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार की नजर में गिरा दिया, ये 2 दिनों के खेल ने संजय झा को खासतौर पर नीतीश कुमार की नजर में विलेन साबित कर दिया है। और इसके संजय झा के विलेन साबित होने का मतलब है कि अमित शाह एंड टीम ने जो पूरा प्लान बिछाया था जेडीयू में एकनाथ शिंदे तैयार करने के लिए, जो एक पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उसको एक झटके में नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है समय रहते। जी। और अब जेडीयू पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से नीतीश कुमार का कब्जा है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था उमाकांत जी, क्या वाकई अमित शाह की जो टीम थी दिल्ली में, एक साजिश के तहत, रणनीति के तहत, नीतीश कुमार के जो वफादार लोग थे, मैं खास नहीं कहूंगा, वफादार कहूंगा, वफादार लोगों के टिकट काटे गए, सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए नीतीश कुमार को खुद कमजोर करने के लिए? ऐसा हुआ है क्या? देखिए, बड़ी चिंताजनक खबरें पिछले 2 दिन से नीतीश कुमार जी के खेमे में हैं। और उनकी जो पुश्तैनी सीट कह सकते हैं, या उनकी ट्रेडिशनल परंपरागत सीटें जो हैं, वो बख्तियारपुर, जो उनका गांव है, मैं तो उनके गांव गया हूं, उनके घर भी मैंने देखा। बख्तियारपुर में पटना जिले में ही आता है। और राजगीर सीट पर जो नवादा सीट है, राजगीर नवादा, जो परंपरा का उनके अलावा कोई कैंडिडेट आता ही नहीं इलाके थे, उनके जो खास अपने इलाके। जब से समता पार्टी बनी और उसके पहले जब से नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में बीपी सिंह जी के साथ आए, मेंबर एमपी बने लोकसभा के, तब से लेकर के उनका सीट है। और उसके बाद समता पार्टी बनी, समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड बनी, समता पार्टी के 2 पार्ट हुए, सबको पता है। सवाल यह है कि एक बड़ी विचित्र हालत में बिहार की पॉलिटिक्स चल रही है। और जो नीतीश कुमार के जो सिपह सलार है, उनके जो लॉयलिस्ट हैं जनता दल यूनाइटेड में, उनको ये साफ संकेत मिल गया है कि आपका राज जा रहा है, आपके सामने जा रहा है। आपकी जो चीरहरण हो रहा है जनता दल यूनाइटेड की पूरी पॉलिटिक्स का, वो चीरहरण वो अपने सामने देख रहे हैं। तो जो सीन ये हो रहा है कि सीन बड़ा दिलचस्प है कि नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीतिक विरासत है, उसको कैप्चर करना, उसको उस चैप्टर को पलट देना। एक नया चैप्टर है भाजपा का युग बिहार में, उस चैप्टर की तरफ भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में बढ़ रही है। और मैं एक बात और बता दूं कि अभी तो सरकारी खजाने का पैसा बटा है, जो भी 10-10 हजार रुपए और किसानों को और महिलाओं का है। अब तो इलेक्शन में जो बेहिसाब रुपया घर घर जो लिफाफों में जाएगा, उसका तो हिसाब नहीं। तो मेरी तो रिपोर्ट है कि लिफाफे बन रहे हैं और लोगों को लिफाफे घर घर जाकर के जो पर्चियां, उसके हाथ 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, जो खैरात में जो पैसा कैश बटेगा और वो पैसा कहां से आ रहा है, ये सबको पता है, बिहार में हर आदमी जानता है। चलिए, एक चीज लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि बिहार में इस बार, बिहार के इतिहास में पहली बार सबसे महंगा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और गुजरात लॉबी की यही कोशिश है। अभी तक सरकारी पैसा बटा, सरकारी खाते से, बजट से पैसा जो है 10-10 हजार रुपए महिलाओं की हथेली पे, किसानों की हथेली पर रखा गया। लेकिन अब लिफाफे
बंटने का दौर आ रहा है। लिफाफा मतलब नंबर 2 का पैसा कैश में सीधे सीधे घरों पे जाएगा बड़े पैमाने पर। बहुत महंगा इलेक्शन होने जा रहा है, इस तरह के संकेत दिए हैं और कोशिश है कि नीतीश कुमार को किनारे किया जाए और एक छत्र भाजपा अपना राज वहां पर स्थापित करे पटना में पहली बार। क्या ये आपको लग रहा है सरोज जी, क्या अमित शाह अपने खेल में, अपने गेम में कामयाब हो जाएंगे? चिराग पासवान के साथ मिलकर 120-122 सीटें ले लेंगे, बाद में उपेंद्र कुशवाहा को भी तोड़ सकते हैं। क्या जेडीयू में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोगों को अलग कर कर एक रोड मैप अमित शाह ने बनाया है, और क्या आप इसमें उनको कामयाब होते हुए दिख रहे हैं या अभी नीतीश कुमार का असली खेल सामने आने बाकी है? देखिए, अमित शाह का खेल पूरी तरीके से मंजिल तक पहुंचेगा, इसमें तो हमको शक है। और जो दूसरी बात आपने कही कि नीतीश कुमार का खेल अभी बाकी है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का खेल अभी बाकी है। आप जब शाहबाद के इलाके में कमजोर हो जाते हैं, उसी समय बीजेपी के भविष्य पर प्रश्न लगने लगता है। अभी लखेड़ा सर ने एक बात कही कि बीजेपी, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इतनी सीटें ले आए कि एक आसानी से एक सरकार बिहार में बनाई जा सकती है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी हो जाए। इसका प्लान है, रोड मैप इस तरह का तैयार किया गया है। लेकिन बीजेपी की सीटें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के लिए उनको बहुत, समझिए कि मुश्किल डगर है उनके लिए। खासकर शाहबाद में जो राजनीति हुई है, अभी टिकटों का भी जो बंटवारा हुआ है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन है उसको लेके मरमरिंग है, पहले से कमजोर है। राजकुमार सिंह का फैक्टर है, राजपूत फैक्टर है, ठाकुर लॉबी है, पवन सिंह का फैक्टर है। तो कैसे हम मान लें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर कर आएगी? उसमें हमको शक लगता है आज की तारीख में। तो खेल इस तरह के बहुत जगह इसका खेल बिगड़ेगा। अगर दिनारा में नहीं टिकट मिला अपने लोगों को, जयकुमार सिंह को टिकट नहीं मिला, तो वहां पर चाह के भी बीजेपी जो है आलोक सिंह को नहीं जितवा पाएगी। भले वो कुशवाहा जी की सीट है, लेकिन वहां नहीं जितवा पाएगी। मनजीत सिंह को टिकट नहीं मिला तो गोपालगंज के इलाके में भारी नुकसान इनको उठाना पड़ सकता है। सारण में तो ऐसे ही स्थिति, शाहबाद की तरह ही स्थिति हो रही है वहां पर एनडीए की। जी। तो ये कहना अभी जल्दबाजी है सर कि अमित शाह ने जो रोड मैप बनाया दिल्ली में बैठ के, उसको वो इम्प्लीमेंट कर देंगे आसानी से, ये संभव नहीं है। और नीतीश कुमार एक ऐसे खिलाड़ी बिहार के पॉलिटिक्स में जो हैरान करने वाले अपने फैसले ले सकते हैं। बिहार में कुछ भी संभव है, जैसा कि अभिषेक जी अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि खेला तो होके रहेगा बिहार में। तो हमको एक चीज लगता मैं है कि पूछना नीतीश चाहूंगा, जी, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, नीतीश के खास, क्या नीतीश की शय पर जीतन राम मांझी ने अमित शाह पर मोर्चा खोल दिया? क्योंकि मेरे पास खबर यह है कि जब अमित शाह मीटिंग कर रहे थे, फाइनल मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में जीतन राम मांझी नहीं गए, वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गए, पटना लौट रहे थे। तब अमित शाह से जब उन्होंने बात नहीं करी तो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ा, तब थोड़ा सा उनको संभाला। लेकिन आज फिर उनका गुस्सा चरम पर है। आज उन्होंने कहा है जीतन राम मांझी ने कि चिराग पासवान को जो 2 सीटें दी गई हैं उसकी जगह मैं अपने उम्मीदवार लड़ाऊंगा। तो ये आपको लगता है मोर्चा खोल दिया है अमित शाह पर जीतन राम मांझी ने? इस और क्या इसके पीछे आपको नीतीश कुमार लगते हैं? इसका इशारा सवेरे सवेरे आज मिल गया दीपक जी। इसका इशारा सवेरे सवेरे जीतन राम मांझी ने दिया। आजकल एनडीए में एक नया चलन चला है, एक टाइप होता है ट्वीट का मैटर, और उसको सारे नेता ट्वीट कर देते हैं। तो आज जो ट्वीट हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ने तो किया, चिराग पासवान ने तो किया, लेकिन जीतन राम मांझी ने उस टेक्स्ट जी। को ट्वीट नहीं किया कि सब चीज ठीक है, अंतिम दौर में बांटा है, शहर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीजें हुई है। ये जीतन राम मांझी ने आज वो टेक्स्ट जो है ट्वीट नहीं किया, वहीं से किया। सीटों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी। हमारे पास वो लिस्ट की कॉपी है जो जीतन राम मांझी ने अभी 5 मिनट पहले जारी की है, जो अपने 6 उम्मीदवारों की, जिसमें गया जी से उन्होंने दीपा कुमारी को दिया है टिकट, इमामगंज से दीपा कुमारी को, टिकारी से अनिल कुमार को, बाराचट्टी से ज्योति देवी को, अतरी से रोमित कुमार को, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी को और कुटुंबा से ललन राम को उन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया।
उन्होंने कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, हमने अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया। और जो 2 सीट की सर आप बात कर रहे हैं, जो उन्होंने सवेरे कहा था, जब गया वाली सीट की ये चर्चा थी कि चिराग पासवान लेके चले जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि मुकदुमपुर की सीट पर जीतन राम मांझी का कैंडिडेट चिराग के कैंडिडेट के खिलाफ उतरेगा। इसकी घोषणा जीतन राम मांझी ने कर दी है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अमित शाह की बात, उनके आदेश, अमित शाह का फरमान नहीं मान रहे, अपनी अलग लाइन ले रहे हैं, नीतीश कुमार की लाइन ले रहे हैं। अभिषेक, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा है, और सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और अमित शाह आमने सामने, नीतीश वर्सेस अमित शाह में साफ दिख रहा है, और जिस तरह से उनके वफादारों की नीतीश कुमार की सीटें काटी जा रही हैं और बाकी कुछ हो रहा है, अगर नीतीश कुमार को ज्यादा परेशान किया गया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, कमजोर करने की कोशिश हुई, तो क्या नीतीश कुमार चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस को या फिर आरजेडी को फोन घुमा सकते हैं? क्या पर्दे के पीछे वो बातचीत कर सकते हैं? उनके पास भी तो मौका है, नीतीश कुमार के पास। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि बातचीत अभी तक हुई नहीं होगी? ओ जी, कल रात से पटना में क्या कुछ चल रहा है, कल रात से लेकर आज सुबह 10 बजे तक की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों में तो ऐसा लगा कि बिहार की पूरी सियासत ही पलट गई है। ओह माय गॉड, आनंद में डैमेज कंट्रोल हुआ है। किस तरह से बिहार में हुआ है, सरोज भाई तो वही मौजूद है। किस तरह से सीएम हाउस के दरवाजे खुले हुए थे, किस तरह से लोग अंदर जा रहे थे, किस तरह से समता पार्टी के जमाने के जेडीयू के बुजुर्ग नेता है, नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र है, उनके घर गाड़ी भेज करके उनको बुलाया गया। और जिस ढंग के हालात हैं, दिल्ली से भी तार जुड़ गए थे। दूसरी तरफ चाचा भतीजे के भी तार जुड़े हुए थे। तो कुल मतलब चाचा भतीजे से मतलब है नीतीश और तेजस्वी जी। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, उस स्थिति में अब एक बात तो साफ है, रायता बहुत बिखर चुका है। आलू का ठेला, टमाटर का ठेला, प्याज का ठेला उलट जाए तो आप उसको समेट सकते हैं। रायता यदि फैल जाए तो रायते को फिर जमा नहीं किया जा सकता है एक जगह। वो रायता बिखर चुका है। और रायता किस रूप में बिखरा है, आपने देखा होगा, बुआ बबुआ अलायंस यूपी का, सपा बसपा वाला, अखिलेश और मायावती का। और उस अलायंस में नेताओं का अलायंस तो हुआ, लेकिन वोटर का अलायंस नहीं हो पाया था। नतीजतन बीजेपी कामयाब हो गई थी। बिहार में भी वही स्थिति है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट 101 सीट पर है, जो 29 सीट पर, यदि अब तक के फॉर्मूले के मुताबिक जो लोजपा के कैंडिडेट है चिराग पासवान के, इन 130 सीटों पर नीतीश कुमार का वोटर संशय की स्थिति में है। और संशय की स्थिति नहीं, अब तो चीजें साफ है। अगर बहुत साफ साफ कहा जाए तो 2 गठबंधन एक साथ नीतीश कुमार के चल रहे हैं। एक राजनीतिक गठबंधन जिस वक्त हम लोग इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक वो गठबंधन भाजपा के साथ है। आगे की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, वो बेजान दारू वाली डिग्री नहीं है हमारे पास कि आगे की भविष्यवाणी कर दे, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है। लेकिन आपने एक बड़ी बात अभिषेक कही, और आपने ये कह दिया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पिछली खिड़की से आरजेडी तेजस्वी भतीजे से भी संपर्क किया, कांग्रेस दिल्ली से भी संपर्क किया। ये बात कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश अमित शाह को की है। मैं जरा आ रहा हूं लखेड़ा साहब के पास। लखेड़ा साहब भाई, इन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के संपर्क में भी आए रात में, उन्होंने कांग्रेस को भी मैसेज दिया, दरवाजे खोल लिए। क्या अभी तो खैर वो अमित शाह को डरा रहे हैं, अमित शाह पर वो काउंटर प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन अगर 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं, बिहार विधानसभा हंग होती है, त्रिशंकु होती है, ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे या अब नहीं बनाएंगे? अब ये सरकार फिर महागठबंधन के साथ ही हो जाएंगे अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है। बहुत ही 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए, नीतीश कुमार के जो लोग हैं वो उनकी, अभी तक तो नीतीश कुमार शांत थे, लेकिन जो पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम घटे हैं, उससे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उनके जो तमाम लॉयलिस्ट हैं, जो उनकी पार्टी का जो हेडक्वार्टर को कंट्रोल करते हैं पटना में, वो सारे लोग गोलबंद हो गए हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि देखिए, जो जातीय समीकरण अगर हम देखें नीतीश कुमार की पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, इवन माले का, तो जातीय जो सोशल बेस है, सोशल बेस सबका एक ही है। वो ठीक है कि साहब वो यादव मुसलमान है और इधर कुर्मी और अति पिछड़ा वगैरह है। जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक धारा है, राजनीतिक धारा में कहीं कोई विभेद नहीं है, सब एक साथ है। मुझे नहीं लगता कि अगर
बीजेपी को बिहार की पावर को कैप्चर करने से रोकने के लिए हो सकता है 14 तारीख चुनाव नतीजों के बाद क्या खेल होता है, राजभवन चलिए। से क्या न्योता जाता है। भारतीय समझ जनता गए। पार्टी की अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो ताकत है, वो कितनी आती है? क्या वो ऐसा जोखिम उठाएंगे कि उनकी राजनीति का सूर्यास्त हो जाए? अगर इस तरह से आग से खेलने की कोशिश करेंगे समझ गया, और आपकी बात मैं जनादेश की समझ गया। अवहेलना की थी। जी, गॉट योर पॉइंट सर। आप ये कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान और अमित शाह मिलके कोई खेल कर दें, लॉटरी लग जाए तो एक अलग बात है, अपने दम पे सरकार बना ले तो बना ले, वरना आने वाले वक्त में जितना आहत नीतीश कुमार पिछले 48 घंटे में हुए हैं, अगली सरकार अगर त्रिशंकु जैसा मामला होता है, बीजेपी के फेवर में नंबर्स नहीं होते, तो फिर सरकार समाजवादियों की बनेगी। और ये कह रहे हैं कि समाजवादी धारा जो आरजेडी की है वैसे ही जेडीयू की है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसी धारा से घुली मिली हुई है। ये कहना चाह रहे हैं, नहीं बीजेपी को आउट रखा जा सकता है। आखिरी सवाल जो मैं रोज पूछता हूं और मैं फिर से पूछूंगा आपसे सरोज जी, आज की तारीख में पटना में रहकर आपको क्या लग रहा है? जो पिछले 24 घंटे में हमने उठापटक देखी एनडीए में, क्या एनडीए आगे है या महागठबंधन आगे है, या आपको ये त्रिशंकु यानी हंग असेंबली लग रही है मुकाबला? कुछ बोलना चाहेंगे? अगली लिस्ट बीजेपी की नहीं सुधरी तो महागठबंधन को एज मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव तब अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाएगा, महागठबंधन एज की स्थिति में होगा। ओके, अभिषेक कुछ टिप्पणी आखिरी? जी, आपके टिप्पणी बिहार का आखिरी मेरी मामला है। यही है इस मामले में कि एक पोस्टर आज जेडीयू ने जारी किया है, मैंने आपको भेजा भी था, आपने देखा भी होगा। जी, हर दिल अजीज है नीतीश। मुझे लगा कि ये पोस्टर जारी करके कोशिश की गई है ये जताने की हर दल अजीज है नीतीश, हर दिल नहीं हर दल अजीज है। उसका हर दल। सटीक लाइन ये होनी चाहिए थी। लखेड़ा क्योंकि ये साहब, पूरी क्या लड़ाई, मुकाबला फंसा हुआ है? दीपक जी एक मिनट, पूरी लड़ाई दरअसल ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विधानसभा में कौन बनती है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बाद कोर्ट, वो गवर्नर के कोर्ट पे बॉल जानी है, और इसके लिए पूरी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। और इसमें बीजेपी के वोटर जेडीयू को डिच करने की कोशिश करेंगे, जेडीयू के वोटर बीजेपी को डिच करने की कोशिश करेंगे, उनको हराने की कोशिश करेंगे। जी लखेड़ा साहब, मुकाबला जी। फंसा हुआ लग रहा है आपको? देखिए, या कुछ मैं और? बहुत क्लियर कट मैंने इलेक्शन एनालिसिस किए हैं, कम से कम 8-10 जनरल इलेक्शंस और 12-15 असेंबली इलेक्शंस के। मैंने ये नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक सीटों का प्रोजेक्शन सामने नहीं आता, कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको निपटा रहा है, जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान के खिलाफ जो उन्होंने कैंडिडेट उतारने का या उनके कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का जो प्रेशर बनाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें सरेंडर करेगी? क्या जो अपने प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर क्या डैमेज कितना कर रहे हैं? ये जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिचुएशंस है, और चिराग कितना वोट डैमेज करते हैं वो, और ये जो डिसिडेंट है पार्टी के, ये जो बेड़ियां टूट गई हैं, जनता दल की बेड़ियां टूट गई, जो एनडीए है, जो मौजूदा हालात को देखते हुए तो एनडीए का मजाक बन गया है। मतलब इतना महागठबंधन में इतना झगड़ा नहीं है, यहाँ तो रायता और जूतों में दाल बट रही है। ये अगर इस हालात में ही अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो कुछ कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 14 तारीख को क्या होने वाला है। जी, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई जब तक जो है पहलवान जो है अखाड़े में उतरे ना, जब तक उम्मीदवार मैदान में ना दिखे, कैसी फाइट चल रही, तब तक ये कोई प्रोडिक्शन नहीं करना चाहते। उम्मीदवारों के नाम आने के बाद फाइट त्रिकोणीय है सीट पर, या फाइट आमने सामने की, आर पार की, ये सब कुछ सीट वाइज तय करके ये बताएंगे कि एनडीए आगे चल रहा है या महागठबंधन आगे चल रहा है या मुकाबला फंसा हुआ है। अभी फिलहाल कोई प्रोडिक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन एक संकेत जो है, जो हमारे साथी सरोज जी ने दिया है, कि उनको ये लग रहा है कि पिछले 48 घंटे में जिस तरह से एनडीए के घर में आग लगी है, घर के चिराग से, उन्हें ऐसा लगता है कि इधर 2 दिन में 3 दिन में मोदी और शाह पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। और क्या ये स्पेस तेजस्वी और राहुल ले पाते हैं, नहीं ले पाते, ये वो कह रहे हैं। यानी इस वक्त वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा एज उनको दिख रहा है महागठबंधन का। लेकिन वहां पर भी उन्होंने कैविएट डाल दिया है कि ये डिपेंड करेगा कि सीटें तेजस्वी कैसे बांटते हैं, ये उन्होंने कहा है। बहरहाल अभिषेक, आपका शुक्रिया, आप आए। सरोज जी, इतनी मसरूफ आपके एंगेजमेंट हैं, हर घंटे में आप किसी ना किसी पार्टी की दफ्तर में बैठे रहते हैं, उसके बावजूद आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लखेड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, बिग थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।